पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर एरिया में पहुंच गया था और उसकी एक भालू के साथ लड़ाई हो जाती है। बाद में आइस एम्प्रेस उस भालू को कुछ आदेश देती है और तभी स्नो एम्प्रेस का नृत्य शुरू होता है। अब आगे देखेंगे। स्नो लेडी बर्फीले आसमान में नाच रही थी। स्नो एम्प्रेस एक अनोखी अस्तित्व थी। वह एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर क्षेत्र में हेवन और अर्थ की सबसे शुद्ध आइस टाइप ओरिजिन एनर्जी से बनी हुई एक जीवित प्राणी थी। और अनगिनत वर्षों के विकास और वृद्धि के बाद उसने अपनी सोच और बुद्धि को विकसित कर लिया था। अंत में वह एक बुद्धिमान प्राणी बन गई थी। उसका असली रूप सबसे शुद्ध तत्वों से बना था। अगर मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस एक खजाना था तो वह एक्सट्रीम नॉर्थ की बेटी थी। आइसिस स्काई स्नो लेडी, आशीर्वादित और अनोखी स्नो एम्प्रेस, जब बर्फ के फूल हवा में उड़ रहे थे, वह उनके बीच नाच रही थी। हुआयुहाव साफ साफ महसूस कर रहा था कि वह धीरे धीरे इस अत्यंत सुंदर नृत्य से कुछ अनुभूति कर रहा है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह किस बात की अनुभूति कर रहा था। शायद यह उसके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। आइस एम्प्रेस हुआयुहाव के पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से मोहित थीं। वह भी स्नो एम्प्रेस के नृत्य में डूबी हुई थी। स्नो एम्प्रेस हमेशा से बर्फ की परी रही थी। स्नो एम्प्रेस का नृत्य लगभग 1 घंटे तक चला और फिर वह आसमान से नीचे उतरकर हुआयुहाव के पास लौट आई। उसका चेहरा शांत था। आइस एम्प्रेस की तरह उत्साहित नहीं थी, लेकिन हुआयुहाव उसकी भावनाओं से महसूस कर सकता था कि वह अंदर से बहुत खुश थी। हाँ, यह उनका घर था और उन्हें खुश होना चाहिए था। इसी समय हुआयुहाव ने महसूस किया कि आकाश के पार से जीवन ऊर्जा की एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ रही है। यह लहर बहुत तेजी से उनकी दिशा में आ रही थी। हुयुहाव ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का उपयोग करके उस दिशा में देखा। यह तो हुयुहाव की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर क्षेत्र अब भी बर्फ और हिम से ढका हुआ था। जहां तक नजर जाती थी, बस सफेदी ही सफेदी थी। लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के दायरे में देखा कि हजारों सोल बीस्ट्स उसकी ओर आ रहे थे। वे सब अलग अलग ग्रुप के थे। कुछ ऐसे फ्लाइंग सोल बीस्ट्स जो एक्सट्रीम नॉर्थ में बहुत दुर्लभ थे और अधिकतर जमीन पर चलने वाले थे। एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स, जिन्हें हुआयुहाव ने पहले देखा था, वे भी थे। और कई नई प्रजातियों के प्राणी भी थे। सभी बहुत उत्साहित थे और जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। यह दूसरी बार था जब हुआयुहाव ने इतनी बड़ी संख्या में सोल बीस्ट्स को एक साथ देखा था। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट ने श्रेक सिटी पर बीस्ट वेव छोड़ी थी। उस समय जितने सोल बीस्ट्स थे उतने यहाँ नहीं थे। लेकिन यह भी एक चमत्कार था, क्योंकि एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर क्षेत्र लगभग निर्जीव था। हुओ युहाओ ने अपना आश्चर्य संभाल लिया। शायद एक्सट्रीम नॉर्थ में इतना अद्भुत दृश्य केवल स्नो एम्प्रेस ही बना सकती थी। आइस एम्प्रेस भी इस मामले में उतनी महान नहीं थी। स्नो एम्प्रेस 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में तीसरे स्थान पर थी और एक्सट्रीम नॉर्थ की सच्ची शासक थी। उसके पास 7 लाख वर्षों का कल्टिवेशन था। 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में से केवल पहले 3 अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे। बीस्ट गॉड डीटियन महाद्वीप के केंद्र में स्थित ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट का शासक था। इविल आई टायरेंट किंग सन मून एम्पायर के इविल डीमन फॉरेस्ट पर शासन करता था, जहां सबसे अधिक सोल बीस्ट रहते थे। लेकिन स्नो एम्प्रेस का शासन क्षेत्र सबसे व्यापक था। एक्सट्रीम नॉर्थ के बर्फीले मैदानों में जो दुनिया के अंत तक फैले थे, हर सोल बीस्ट उसके आदेश के आगे नतमस्तक था। वह इस क्षेत्र की रानी और तानाशाह दोनों थी। कभी भी बीस्ट गॉड या इविल आई टायरेंट किंग ने उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए यहाँ आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहाँ के वातावरण में बीस्ट गॉड को भी यह विश्वास नहीं था कि वह स्नो एम्प्रेस को हरा सकेगा। और कोई भी अन्य सोल बीस्ट क्षेत्र इतना संगठित और वफादार नहीं था जितना एक्सट्रीम नॉर्थ। होयुहाव ने स्नो एम्प्रेस के साथ संयोगवश जुड़ाव किया था और वह उसकी स्पिरिट बन गई थी। स्नो एम्प्रेस की अत्यधिक शक्ति ने लगभग उसका शरीर फाड़ दिया था और कैलामिटी नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स को अपनी डिवाइन सेंस का शेष भाग जलाना पड़ा ताकि होयुहाव उस इक्वालिटी पैक्ट को पूरा कर सके। उसके बाद स्नो एम्प्रेस स्नो लेडी बन गई। प्रारंभ में वह होयुहाव के लिए एक छोटी बच्ची जैसी थी और उसकी मासूमियत सभी को स्नेह से भर देती थी। स्नो लेडी धीरे धीरे बड़ी होती गई, परंतु वह हमेशा होयुहाव के साथ रही, उसकी मदद करती रही, उसका साथ देती रही। होयुहाव के दिल में स्नो लेडी पहले ही परिवार बन चुकी थी। उसका स्थान डोंगर के लगभग बराबर था। लेकिन कुछ समय पहले मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के कारण स्नो एम्प्रेस ने अपनी स्मृतियां पुनः प्राप्त कर ली थीं। इससे होयुहाव उलझन और असहायता महसूस कर रहा था। उसे किसी और बात से डर नहीं था, पर उसे ये भय था कि स्नो एम्प्रेस उसे छोड़ देगी। स्नो लेडी अब स्नो एम्प्रेस बन चुकी थी और होयुहाव महसूस कर सकता था कि उनके बीच अब पहले जैसा अपनापन नहीं,
बल्कि अधिक सम्मान था। इस समय उसके हृदय में वह सम्मान अपने चरम पर था। उसे अंततः समझ आया कि वह छोटी स्नो लेडी जिसने कभी उसे पिता समान माना था, वास्तव में एक्सट्रीम नॉर्थ की तानाशाह थी, जो हजारों हजार सोल बीस्ट्स पर शासन करती थी। स्नो एम्प्रेस। आखिर वह स्नो एम्प्रेस ही है। हुओ युहाओ की आंखों के कोने में हल्की उदासी छलकने लगी। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा शांत था, परंतु हृदय की गहराई में एक पीड़ा थी। यदि संभव होता तो वह चाहता कि स्नो एम्प्रेस अब भी वही छोटी स्नो लेडी बनी रहती, वही मासूम आत्मा जिसने सबसे पहले उसके साथ पैक्ट किया था। स्नो एम्प्रेस बस मौन खड़ी दूर क्षितिज को निहार रही थी। उसके होंठों पर एक मनमोहक मुस्कान थी। दूर सूर से आती सोल बीस्ट्स की विशाल भीड़ अब और नजदीक आ चुकी थी। आइस एम्प्रेस की आंखों में भी उत्साह झलकने लगा। हाँ, वे लौट आए थे और उस दुनिया में लौटे थे जहां वे सर्वोच्च थी। एक्सट्रीम नॉर्थ के बर्फीले मैदानों पर हजारों सोल बीस्ट्स का एक साथ दौड़ना, ये कितना दुर्लभ दृश्य था। विशाल बीस्ट वेव तेजी से हुयुहाओ की दिशा में बढ़ी और स्नो एम्प्रेस तथा आइस एम्प्रेस से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर रुक गई। एक्सट्रीम नॉर्थ की सभी धीरे धीरे भूमि पर झुक गईं और स्नो एम्प्रेस तथा आइस एम्प्रेस की ओर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से देखने लगीं। दूर की सोल बीस्ट ने अगले 2000 मीटर व्यास का एक विशाल वृत्त बना लिया। इस वृत्त की मोटाई सोल बीस्ट की संख्या बढ़ने के साथ साथ और बढ़ती गई। एक्सट्रीम नॉर्थ की अधिकांश सोल बीस्ट सफेद रंग की थी। यदि ध्यान से देखा जाए तो वे बर्फ के छोटे छोटे टीले जैसे बड़ी सोल बीस्ट विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी। स्नो एम्प्रेस शांत खड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक शीतल गर्व झलक रहा था। वहां उपस्थित कोई भी सोल बीस्ट इतनी ऊंचाई से खड़ा होने का साहस नहीं कर रहा था। वे पूजा में थी, वे अपनी शासक की उपासना कर रही थी। स्नो एम्प्रेस बहुत लंबे समय से अनुपस्थित थी, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम नॉर्थ में कोई भी उसकी आभा को भूल नहीं सका था। वही थी जिसने इस स्वर्ग जैसे प्रदेश की रक्षा की थी और जिसकी उपस्थिति ने हर सोल बीस्ट को उसके आदेशों का पालन करने पर विवश कर दिया था। कोई भी शक्तिशाली सोल बीस्ट उसके शासन को चुनौती देने का साहस नहीं करता था। स्नो एम्प्रेस के शासन के बाद से एक्सट्रीम नॉर्थ में शायद ही कोई संघर्ष हुआ था। कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। हर सोल बीस्ट जानता था कि स्नो एम्प्रेस ही आइस स्काई स्नो लेडी है, बर्फ की आत्मा। वह वहां सब कुछ महसूस कर सकती थी जहां बर्फ और हिम थी। प्रारंभ में वे उससे भयभीत थे, परंतु वह भय धीरे धीरे श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। एक्सट्रीम नॉर्थ के सबसे हिंसक और शक्तिशाली सोल बीस्ट्स भी अंततः स्नो एम्प्रेस की 3 अल्टीमेट टेक्निक्स के सामने परास्त हो गए। उसके बाद से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी। अब केवल वही थी जो सब कुछ तय कर सकती थी, सब कुछ नियंत्रित कर सकती थी। आइसिस का स्नो लेडी की शीतल आवाज बाहर की परतों में और अधिक सोल बीस्ट्स इकट्ठी होती जा रही थी। परंतु फिर भी बर्फीले मैदान अत्यंत शांत थे। ध्यान से सुनने पर ही उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती थी। वे सभी उत्साह से कांप रहे थे। उनमें से कई के लिए स्नो एम्प्रेस को प्रत्यक्ष देख पाना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। पहले देखे गए वे भालू भी लौट आए थे, लेकिन वे बस बाहरी परत में लेटे हुए थे। उन्हें भीतर आने योग्य नहीं समझा गया था। उनके साथ एक असाधारण विशाल भालू भी लौटा था। उसका विशाल शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। वह चारों पैरों पर चलते हुए भी 15 मीटर से अधिक ऊंचा था। उसका मोटा फर हल्की चांदी जैसी आभा बिखेर रहा था। जब वह विशाल भालू प्रकट हुआ तो सभी सोल बीस्ट ने तुरंत झुककर उसके लिए रास्ता बनाया। वह सबसे भीतर के घेरे तक पहुंचा और स्नो एम्प्रेस के सामने झुक गया। उसकी मुद्रा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले देखे गए छोटे भालू की थी। उसका विशाल पिछला हिस्सा ऊंचा उठा हुआ था, ऊपरी शरीर जमीन पर फैला हुआ इंसाइड, और उसका बड़ा सिर धीरे धीरे हिलता हुआ स्नो एम्प्रेस की ओर झुका। उसकी धीमी सी गर्जना उस मालिक से मिलने की खुशी और श्रद्धा से भरी हुई थी। स्नो एम्प्रेस ने उस भालू को देखकर हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथ से इशारा किया। एक्सट्रीम नॉर्थ की सभी सोल बीस्ट्स उस आइस बेयर को देखने लगीं। उनकी आंखों में ईर्ष्या छलक रही थी। वह विशाल भालू अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने आसमान की ओर आनंदित होकर गर्जना की और स्नो एम्प्रेस की ओर दौड़ पड़ा। भालू का शरीर बहुत बड़ा था और उसकी दौड़ मानो बर्फीले मैदानों में एक पहाड़ कूद रहा हो। हर कदम पर उसकी भारी देह बर्फ में गहरी निशानियां छोड़ रही थी। 1000 मीटर की दूरी उसके लिए पल भर का सफर थी। जब वह स्नो एम्प्रेस से लगभग 50 मीटर दूर पहुंचा, तो वह अचानक रुक गया और रेंगते हुए उनके पास पहुंचा। उसका सिर 2 मीटर से भी बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने उसे स्नो एम्प्रेस के पास झुका दिया। उसकी नाक, जो उसके सफ़ेद फर से अलग हल्की गुलाबी थी, आगे की ओर बढ़ी। होयुहाओ को लगा कि उसकी सांसें ही बर्फीले तूफान पैदा कर सकती हैं। होयुहाओ को स्पिरिचुअल डिटेक्शन की आवश्यकता नहीं थी, ये जानने के लिए कि
ये भालू एक लाख वर्ष की कल्टिवेशन वाला सोल बीस्ट था। यद्यपि उसकी शक्ति ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के बेयर लॉर्ड जितनी नहीं थी, फिर भी वह उससे बहुत कमज़ोर भी नहीं था। परंतु स्नो एम्प्रेस के प्रति उसका सम्मान असीम था। वह बेयर लॉर्ड द्वारा बीस्ट गॉड के प्रति दिखाए गए सम्मान से भी कहीं अधिक था। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और उसकी मुस्कान बर्फीले मैदानों पर हर जगह खिले हुए फूलों जैसी थी। वे सभी सोल बीस्ट जो जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, एक साथ राहत की सांस लेने लगे क्योंकि वे भी स्नो एम्प्रेस की खुशी को महसूस कर सकते थे। स्नो एम्प्रेस ने अपना हाथ उठाया और उसे कोमलता से उस विशाल भालू की नाक पर रखा। उसने बड़े प्यार से उसे सहलाया और धीरे से बोली, तुम फिर से मोटे हो गए हो। हुयुहाओ के होंठों के कोने फड़क उठे। क्या ये स्नो एम्प्रेस का पेट है? आइस एम्प्रेस की आवाज़ हुयुहाओ के कानों में गूंजी। जब स्नो एम्प्रेस ने खुद को रानी घोषित किया था, तब उसने लिटिल बाय को एक छोटे से आइस बेयर के रूप में पाया था और तब से वह स्नो एम्प्रेस के साथ रह रहा है। अब तक कम से कम 2 लाख साल हो चुके हैं। लिटिल बाय अब अपनी खुद की टेरिटोरी का शासक है, लेकिन वह हमेशा स्नो एम्प्रेस को अपनी माँ की तरह मानता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें उसके वंशजों को नुकसान न पहुंचाने को कहा था। 2 लाख वर्षों की कल्टीवेशन, इसका मतलब था कि होयुहाव के सामने खड़ा ये विशाल आइस बेयर एक सैवेज बीस्ट माना जा सकता था। आइस एम्प्रेस ने धीरे से कहा, लिटिल बाय की ताकत टाइटन स्नो डेविल किंग के बराबर है, लेकिन स्नो एम्प्रेस ने उसे स्नो डेविल किंग से लड़ने से मना किया था। इसके अलावा वह स्नो एम्प्रेस के समान दर्जा नहीं चाहता था, इसलिए बाहरी दुनिया में केवल हम तीनों को ही एक्सट्रीम नॉर्थ्स 3 हेवनली किंग्स के रूप में जाना जाता है। हुईहाव ने हल्के से सिर हिलाया। उसके मन में भावनाएं उलझ गईं। स्नो एम्प्रेस का फिर से शक्तिशाली होना उसके लिए अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे दूर होती जा रही हो। लगता था कि स्नो लेडी अब कभी वापस नहीं आएगी। लिटिल बाय स्नो एम्प्रेस के प्यार भरे स्पर्श का आनंद ले रहा था। वह बीच बीच में धीमे स्वर में गुनगुनाता और उसके विशाल सफेद शरीर की मांसपेशियां खुशी से फड़क उठतीं। उसी समय कई 100 मीटर चौड़े सोल बीस्ट्स के घेरे में फिर से हलचल हुई जब हुओयुहाओ की नज़र एक विशाल आकृति पर पड़ी। उसके साथ कई और बड़े साए भी दिखाई दिए। सोल बीस्ट ने तुरंत रास्ता बना दिया। सबसे आगे जो आकृति थी वह आइस बेयर किंग लिटिल बाय से भी कहीं ज्यादा ऊंची थी। वह सोल बीस्ट कम से कम 120 मीटर लंबा था। यह अब तक का सबसे विशाल जीव था जिसे होयुहाव ने देखा था। यहाँ तक कि बीस्ट गॉड भी इतना ऊंचा नहीं था। और आश्चर्य की बात यह थी कि इस विशालकाय जीव का शरीर मनुष्यों जैसा था। लंबे हाथ, पतले पैर और पूरा शरीर बर्फ जैसे सफेद फर से ढका हुआ। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, त्वचा तांबे जैसी दिख रही थी और उसके 2 बड़े दांत उसकी असली पहचान एक सोल बीस्ट को प्रकट कर रहे थे। होयुहाव को आइस एम्प्रेस की व्याख्या की जरूरत नहीं थी। वह तुरंत पहचान गया कि यह टाइटन स्नो डेविल्स की जाति का है, जिनका अभी आइस एम्प्रेस ने जिक्र किया था। सिर्फ यही नहीं, उसके पीछे 100 से भी अधिक टाइटैन स्नो डेविल्स थे। हालांकि वे पहले वाले जितने ऊंचे नहीं थे, फिर भी उनका औसत कद 80 मीटर से कम नहीं था। कुछ 10 से अधिक तो 100 मीटर के भी थे, ऐसे शक्तिशाली कि मानो आसमान को सहारा दे रहे हों। अन्य सोलबीस ने तुरंत और बड़ा रास्ता बना दिया। कोई भी उनके मार्ग में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्नो एम्प्रेस, टाइटन स्नोडेविल किंग ने सबसे अंदर आकर जमीन पर एक घुटने के बल झुकते हुए कहा। वह मानव भाषा में बोल रहा था और सभी सोल बीस्ट्स में वही एक था जो स्नो एम्प्रेस को सीधे संबोधित करने की हिम्मत रखता था। उसने झुकते हुए आइसबेयर किंग की ओर देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। स्नो एम्प्रेस ने टाइटन स्नोडेविल किंग की ओर सिर हिलाया और बोली, टाई, बहुत समय हो गया। टाइटन स्नोडेविल किंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, बहुत समय हो गया स्नो एम्प्रेस। आप आप आइस एम्प्रेस हैं? उसकी नज़र तुरंत आइस एम्प्रेस पर पड़ी जो स्नो एम्प्रेस के पीछे खड़ी थी। आइस एम्प्रेस ने बस सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। स्नो एम्प्रेस के सामने बोलने का यह समय नहीं था। एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस की सत्ता पूर्ण थी और कोई इतनी नहीं दे सकता था। स्नो एम्प्रेस बोली, आता है, तुम खड़े हो सकते हो। ठीक है, टेटन स्नोडेविल किंग ने झट से उठकर कहा। उसके पीछे खड़े सभी टाइटैन स्नोडेविल्स पहले ही झुक चुके थे और वे सब बेहद श्रद्धापूर्ण दिख रहे थे। ये दृश्य वाकई अद्भुत था। इतने विशाल जीव एक साथ झुक रहे थे मानो पृथ्वी कांप उठी हो। स्नो एम्प्रेस ने हाथ हिलाया, आओ मेरे पास बैठो। ठीक है, ठीक है। टेटन स्नोडेविल किंग तुरंत प्रसन्नता से भागते हुए स्नो एम्प्रेस के पास बैठने चला गया। युहाओ ने देखा कि आइसबेयर किंग अभी भी स्नो एम्प्रेस के स्पर्श का आनंद ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और वह टाइटन स्नोडेविल किंग को तिरछी नज़र से देख रहा था। अम, उसकी नज़रों में घृणा स्पष्ट थी।
लगता था दोनों के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थे। गड़गड़ाहट के साथ स्नो डेविल किंग आगे बढ़ा और स्नो एम्प्रेस के पास बैठ गया। दोनों विशालकाय जीव पास-पास बैठ गए और उनके कारण जमीन की बर्फ में दरारें पड़ने लगीं। हुयुहाओ ने इस समय एक बात महसूस की। एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट ग्रेट स्टार डो फोर्स के सोल बीस्ट की तुलना में कहीं अधिक एकजुट थे। यहाँ के शीर्ष दो जीव आइस बेयर किंग और टाइटैन स्नो डेविल किंग दोनों ही स्नो एम्प्रेस के सामने पूर्ण रूप से झुके हुए थे। कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। वह सचमुच इस स्थान की डिक्टेटर थी। स्नो एम्प्रेस बोली, अच्छा, अब जबकि लगभग सभी यहाँ हैं, तो हम शुरू कर सकते हैं। इतने लंबे समय बाद आप सबको देखकर मुझे खुशी हो रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही हजारों सोल बीस्ट्स एक साथ गरज उठे। उनकी गर्जनाओं से आकाश की हवाएं फट गईं। हर एक जीव जोश और भावनाओं से भर उठा। स्नो एम्प्रेस ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और हवा में दबाया। तुरंत ही सब कुछ शांत हो गया। उसने टाइटन स्नो डेविल किंग की ओर देखा और उसने तुरंत सिर झुका लिया। स्नो एम्प्रेस बोली, मैंने इन वर्षों में बंद साधना की है और अगले स्तर की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया है। तुम सब जानते हो कि मैं अब जवान नहीं हूँ। मैं, डीटियन और ईविल आई, हम सब अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। भविष्य की दुनिया अब तुम सबकी है। एक स्वर्ग है। मेरी सबसे बड़ी खुशी यहाँ की शांति रही है। आज मैंने आप सबको दो बातों के लिए बुलाया है। पहली, मैं एक बार फिर बंद साधना में जाने वाली हूँ, मतलब, और मुझे नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा। संभव है कि यह हम सबकी आखिरी मुलाकात हो। दूसरी, मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने आई हूँ। स्नो एम्प्रेस की बात सुनकर पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ हिल गया। वह उनकी देवी थी, उनकी रक्षा करने वाली। उसका यह कहना कि वह जा सकती है, उनके लिए एक आपदा जैसा था। टाइटन स्नो डेविल किंग अचानक खड़ा हुआ। उसने अपनी विशाल छाती पर जोर से प्रहार किया और इतनी शक्तिशाली गर्जना की कि बाकी सभी सोल बीस्ट चुप हो गए। स्नो एम्प्रेस ने शांत स्वर में कहा, मैं घोषणा करती हूँ कि अब से अतः मेरा उत्तराधिकारी होगा। वह एक्सट्रीम नॉर्थ का शासक बनेगा। तुम सब उसे उसी तरह सम्मान दोगे जैसे तुम मुझे देते हो। उसकी आज्ञा मानोगे और उसे एक्सट्रीम नॉर्थ की शांति बनाए रखने में सहयोग करोगे। अटाई थोड़ा कठोर है, लेकिन वह ईमानदार, निष्ठावान और न्यायप्रिय है। वह इस स्थान के लिए सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी है। एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने यह सुना। सोल बीस्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल आइस एम्प्रेस ही स्नो एम्प्रेस की जगह लेने की योग्य थी। इसके अलावा एक्सट्रीम नॉर्थ के सभी सोल बीस्ट जानते थे कि स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस का रिश्ता बहुत गहरा था। वे एक दूसरे से लगभग अलग नहीं होती थी। थ्री हेवनली किंग्स में से ये दोनों अगर साथ मिल जाएं तो बीस्ट गॉड की शक्ति का भी मुकाबला कर सकती थी। अगर लड़ाई एक्सट्रीम नॉर्थ में होती तो बीस्ट गॉड को भी उनसे बचना पड़ता। स्नो एम्प्रेस द्वारा एक्सट्रीम नॉर्थ के शासक का पद छोड़ना ही उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने ये पद आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन को नहीं, बल्कि टाइटन स्नो डेविल किंग को देने का निर्णय लिया। टाइटन स्नो डेविल किंग खुद भी अपनी आंखें फैलाकर स्नो एम्प्रेस को देखने लगा। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है। स्नो एम्प्रेस उसकी ओर देखकर सिर हिलाया, यह संकेत देने के लिए कि उसने सही सुना है। स्नो डेविल किंग की आवाज़ हल्की कांप रही थी। स्नो एम्प्रेस, आप, लेकिन यह कांपना उत्साह से नहीं बल्कि दुख से भरा था। केवल सैवेज बीस्ट्स ही समझ सकते थे कि स्नो एम्प्रेस के इस निर्णय का क्या अर्थ है। इसका मतलब यह था कि उन्हें अपने अगले बॉटलनेक को पार करने में भरोसा नहीं है और आइस एम्प्रेस भी उसी स्थिति में है। नहीं तो स्नो एम्प्रेस आइस एम्प्रेस के रहते हुए किसी और को यह पद कभी नहीं थी। स्नो एम्प्रेस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अथाय, तुमने इन सालों में बहुत योगदान दिया है और तुम वास्तव में परिपक्व हो गए हो। मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखती रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया है। ये पद हमेशा से तुम्हारे लिए आइस एम्प्रेस की तुलना में अधिक उपयुक्त रहा है। उसका स्वभाव बहुत कठोर है और उसकी जाति उतनी प्रभावशाली नहीं जितनी कि टाइटन स्नो डेविल्स की। इसलिए मेरे दिल में हमेशा से तुम मेरे उत्तराधिकारी रहे हो। याद रखना, भले ही मैं यहाँ न रहूँ, एक्सट्रीम नॉर्थ वही रहेगा। सभी जातियों के प्रति दयालु रहना और मेरे इस विचार को बनाए रखना कि एक्सट्रीम नॉर्थ हमेशा एकजुट रहे ताकि कोई बाहरी दुश्मन हमें कभी दबा ना सके। हाँ, हाँ। टाइटन स्नो डेविल किंग की आंखों से बड़े-बड़े आंसू गिरने लगे। स्नो एम्प्रेस के ये शब्द उसने कभी नहीं सोचे थे। स्नो एम्प्रेस ने ये पद उसे सौंपकर अपने गहरे विश्वास का प्रमाण दिया था। वह हमेशा स्नो एम्प्रेस के आदेशों का पालन करते हुए प्रसन्न रहा था, लेकिन अब जब उसने सोचा कि स्नो एम्प्रेस शायद हमेशा के लिए चली जाएंगी, तो उसका दिल दुख से भर गया।
आइस बेयर किंग जो स्नो एम्प्रेस के पास लेटा हुआ था ने अपनी आंखें खोली और टाइटन स्नो डेविल किंग की ओर देखा। उसकी आंखों में असंतोष था जिसे वह छिपा नहीं सका। लेकिन स्नो डेविल किंग का ध्यान उस पर नहीं था। अ, स्नो एम्प्रेस ने शांत स्वर में कहा, आताए और मेरे अन्य बच्चों, याद रखो कि मेरा जाना मृत्यु नहीं है। अगर मैं सफल नहीं हुई तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मैं सफल रही तो दीतियन भी मुझसे ऊपर नहीं जा सकेगा। चाहे मैं सफल रहूं या असफल, मेरी आत्मा हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ में रहेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी एक्सट्रीम नॉर्थ के नियमों का उल्लंघन करेगा, वह मेरा शत्रु होगा। तीन लगातार गर्जन गूंजे और पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स ने एक साथ दहाड़ लगाई, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए। टाइटन स्नो डेविल किंग फिर से खड़ा हुआ, कुछ कदम पीछे गया और स्नो एम्प्रेस के सामने दोनों घुटनों पर बैठ गया। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और उसका विशाल शरीर पूरे समय कांपता रहा। हर बार जब उसने सिर झुकाया, उसकी भक्ति छलकती थी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और सिर हिलाया। उठो, मेरे जाने से पहले मुझे तुमसे एक काम करवाना है। स्नो डेविल किंग ने सिर उठाया। चाहे जब भी हो, एक्सट्रीम नॉर्थ पर केवल आपका ही अधिकार है, स्नो एम्प्रेस। केवल आप ही हमारी सच्ची शासक हैं। मैं जानता हूं कि आप वापस लौटेंगी। जब तक आप नहीं हैं, मैं इस स्थान की रक्षा करूंगा और आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। टाइटन स्नो डेविल किंग की आवाज रोते हुए कांप रही थी। स्नो एम्प्रेस ने उसकी भावना देखकर कहा, ठीक है, अगर मैं सफल रही तो अवश्य लौटूंगी, शायद बहुत देर भी नहीं होगी। उन्होंने पीछे मुड़कर हुओयुहाओ की ओर देखा और उनकी आंखों में एक कोमलता झलक उठी, जिससे हुओयुहाओ कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। अब तुम सब जा सकते हो। अपने अपने स्थान पर लौटो और अपने जीवन को जारी रखो। आगे से एक्सट्रीम नॉर्थ के सभी महत्वपूर्ण निर्णय आता लेगा। स्नो एम्प्रेस आकाश में धीरे धीरे ऊपर उठी और हवा में स्थिर होकर खड़ी हो गई। स्नो डेविल किंग तुरंत आगे बढ़ा और उनके नीचे खड़ा हो गया। स्नो एम्प्रेस हल्के से नीचे उतरी और उसके चौड़े कंधे पर खड़ी हो गई। हजारों सोल बीस्ट्स वहां मौजूद थे, लेकिन कोई भी हिला तक नहीं। वे सभी झुककर नतमस्तक होकर स्नो एम्प्रेस को प्रणाम कर रहे थे। स्नो एम्प्रेस ने अपने अनुयायियों की ओर देखा। उनकी आंखों में धुंध थी। जाओ मेरे बच्चों, मुझे तुम्हें जाते हुए देखने दो। उनकी आवाज बहुत दूर तक गूंज उठी। एक एक करके सभी सोल बीस्ट उठे और धीरे धीरे दूर जाने लगे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वे बार बार पीछे मुड़कर अपनी शासक को देखते रहे, जिनसे वे अब विदा ले रहे थे। अब से थ्री हेवनली किंग्स का युग समाप्त हो गया था। अब केवल एक नया शासक बचा था। स्नो एम्प्रेस शांत खड़ी रही और टाइटन स्नो डेविल किंग भी नहीं हिला। आइस बेयर किंग खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर 40 मीटर से अधिक ऊंचा था। वह स्नो डेविल किंग से छोटा था, लेकिन उसकी मांसलता किसी पर्वत जैसी थी। उसकी चांदी जैसी फर चमक रही थी और उसकी आंखों में प्रचंडता झलक रही थी। वह कभी स्नो डेविल किंग की ओर देखता, कभी दूर जा रहे सोल बीस्ट्स की ओर। उसके मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। हुओयुहाओ और आइस एम्प्रेस शुरू से अंत तक ये सब देखते रहे। हुओयुहाओ के मन में केवल एक विचार आया, स्नो एम्प्रेस, तुम सचमुच 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में तीसरे स्थान के योग्य हो। अ, पूरा 1 घंटा बीत गया, तब जाकर सभी सोल बीस्ट्स चले गए और एक्सट्रीम नॉर्थ फिर से शांत हो गया। अब केवल दो जातियां बची थीं, आइस बेयर्स और टाइटन स्नो डेविल किंग की जाति। ये दोनों जातियां एक्सट्रीम नॉर्थ की सबसे शक्तिशाली थीं और आइस जेड स्कॉर्पियंस के साथ मिलकर 3 ग्रेट ट्राइब्स कहलाती थीं। स्नो एम्प्रेस की आंखों में हल्की उदासी थी। आखिर उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों तक एक्सट्रीम नॉर्थ पर शासन किया था और अब वह हमेशा के लिए इसे छोड़ने जा रही थी। उनकी यादों में वह क्षण उभरा जब उन्हें फिर से कल्टिवेट करने और अपनी शक्ति बनाए रखने का अवसर मिला था। लेकिन तभी एक सोल मास्टर ने उन्हें पकड़ लिया और आगे की सारी घटनाएं उसी के कारण घटित हुईं। अब जब उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था, उनके मन में फिर भी गहरी विरह की भावना थी। एक गहरी भारी आवाज ने उन्हें उनके विचारों से बाहर निकाला। स्नो एम्प्रेस ने नीचे देखा। आइस बेयर किंग उनकी ओर देख रहा था, उसकी आंखों में सच्चाई थी। स्नो एम्प्रेस ने टाइटन स्नो डेविल किंग के कंधे से हल्का कदम रखा और धीरे धीरे नीचे उतर आई। आइस बेयर किंग फिर से झुक गया और अपना विशाल सिर जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों में विनम्रता और निराशा दोनों झलक रही थीं। उसने फिर पुकारा। स्नो एम्प्रेस ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि स्नो डेविल किंग की ओर मुड़कर कहा, आठाई, अब तुमने एक्सट्रीम नॉर्थ का शासन संभाल लिया है। तुम्हें स्वयं जाकर बाकी बड़ी जातियों को शांत करना होगा और जल्द से जल्द अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी होगी। जाओ, मैं यहाँ 3 दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। 3 दिन बाद तुम अपने कबीले के साथ लौटना। मुझे तुम्हारे लिए एक कार्य सौंपना है। जी स्नो एम्प्रेस।
टाइटन स्नोडेविल किंग ने आइस बेयर किंग की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन वह स्नो एम्प्रेस के आदेशों का पालन करते हुए चला गया। स्नो एम्प्रेस ने उसके जाने के बाद आइस बेयर किंग की ओर रुख किया। आइस बेयर किंग बोला, स्नो एम्प्रेस, मेरे बारे में क्या? मेरे साथ क्या होगा? स्नो एम्प्रेस ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए भी मेरी अपनी व्यवस्था है। तुम मेरे साथ चलोगे, लिटिल बाय। क्या? आइस बेयर किंग चौंक गया। आपके साथ? लेकिन आप तो क्लोज डोर कल्टिवेशन में जा रही हैं। स्नो एम्प्रेस बोली, मैं अब एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं रहूंगी। तुम्हारी जाति ही एकमात्र ऐसी है जो आताई को चुनौती दे सकती है। हालांकि उसकी जाति अधिक शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारे पास भी जीतने का अवसर हो सकता है। अगर मैं यहां नहीं रहूं, तो क्या तुम उसकी आज्ञा मानोगे? आइस बेयर किंग चुप हो गया। स्नो एम्प्रेस के सामने झूठ बोलना असंभव था। स्नो एम्प्रेस ने कहा, इसलिए मेरे जाने के बाद एक्सट्रीम नॉर्थ में केवल तुम में से एक ही रह सकता है, वरना यहां शांति बनाए रखना असंभव होगा। आइस बेयर किंग बोला, स्नो एम्प्रेस। उसकी आवाज में गहरा दुख था। ठीक है स्नो एम्प्रेस, मैं आपकी बात मानूंगा। आपने मुझे जीवन दिया, मुझे शक्ति दी और मुझे एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स का राजा बनाया। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो मैं मर भी जाऊंगा। स्नो एम्प्रेस हंसी। मूर्ख, मैं तुम्हें मरने को नहीं कह रही हूँ। मैंने आय को शासक इसलिए बनाया क्योंकि उसकी जाति इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन वह कभी भी तुमसे मेरे प्रति स्नेह की गहराई में तुलना नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए आइस एम्प्रेस जैसे ही हो, वह मेरी बहन है और तुम मेरे बच्चे। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।